पार्लियामेंट के, जहां आज मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। टाइम्स नाउ नव भारत की ये जो विशेष कवरेज है उसमें हर मुद्दे पर बात होगी, और खासकर जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैं 54 साल के युवा से नहीं, मैं तो 24 साल के युवाओं को आज संबोधित कर रहा हूं, उनसे मुखातिब हो रहा हूं। वो कुछ बड़े बातें करते हैं और वो ये कहते हैं कि आज जो मॉनसून सत्र है वो उस दिशा में जा रहा है जहां देश अग्रसर है कामयाबी के लिए। उम्मीद है मॉनसून सत्र प्रोडक्टिव होगा, प्रधानमंत्री कहते हैं। सत्र अच्छे से चलने की उम्मीद भी जताते हैं। पिछले एक महीना देश के लिए गर्व से कैसे भरा रहा वो सारे उदाहरण गिनाते हैं। मॉनसून और मॉनसून सत्र दोनों लाभकारी रहे। देश के युवाओं की क्षमता अंतरिक्ष जितनी असीम है और उसी को खगालने की आज कोशिश होगी। देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। ये सारी बातें आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है तो उनके जहन में मत भूलिएगा वो सारे के सारे बिल्स भी ध्यान में होंगे जिनको आज सदन में किसी भी कीमत पर इस मॉनसून सत्र में पास करवाने की उनके ऊपर जिम्मेदारी है। शुभ रास्ता हमारे साथ मौजूद हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। पंकज शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल पवार साहब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और यहाँ सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर आज इस मंच से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में मॉनसून सत्र में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे, बगल में उनके मेघवाल जी खड़े थे, एक तरफ किरण रिजिजू जी खड़े थे, जितेंद्र सिंह उनके साथ मौजूद थे और वो देश के युवाओं को संबोधित कर रहे थे। मत भूलिए कि जब हम ये तमाम बातें कर रहे हैं वहां जंतर मंतर पर एक अलग तरीके का आंदोलन चलाने का जिक्र बार बार हो रहा है, और यहाँ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र करते हैं तो वो उस युवा का करते हैं जिसमें राहुल गांधी के ऊपर तंज कसते हुए वो कहते हैं कि मैं 56 साल के युवा से नहीं, मैं तो असल में जो देश के युवा है उनसे बात कर रहा हूँ। पंकज जी मैं शुरुआत आपसे कर रही हूँ। इस बार मॉनसून सत्र आपको क्या लगता है वो जो 3 महत्वपूर्ण बिल है वो पास होंगे कि नहीं? विधेयक पास नहीं होगा। सरकार ये अच्छी तरह जानती नहीं होगा। सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है कि वो संविधान संशोधन विधेयक पारित करा सके। सरकार को खुद पता है कि लोकसभा में 41-42 सांसदों का टोटा है, और अगर किसी तरह की तिकड़म करके डीएमके के 22 और एनसीपी शरद पवार के 8 यानी 30 सांसदों को वो अपने साथ जोड़ भी ले, यानी कि वो एब्सटेन कर जाएं, इस तरह की कोई स्थिति पैदा हो तो जो इफेक्टिव आंकड़ा है वो हो जाएगा 230। आप डीएमके क्यों भूल रहे हैं? अगर डीएमके के 20 वो आपसे बहुत खुश तो है नहीं, आप लोगों ने धोखा दे दिया, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, वो तो बगल में बैठना भी नहीं चाहते हैं, उसको जोड़ दे तो फिर मेरे ख्याल से हो जाता है आंकड़ा। कहाँ फंसता है? डीएमके के और 8 एनसीपी शरद पवार के, अगर ये 30 सांसद किसी तरह एब्सटेन करने को तैयार हो जाएं, ये विधेयक के साथ तो नहीं जाएंगे एब्सटेन। वो टीएमसी वाले गिन नहीं रहे, आप शिवसेना वाले नहीं गिन रहे। उसके बावजूद देखिए कुल मिलाकर के 318 सांसद इस वक्त एनडीए में हैं, सब मिलाकर तो 41-42 का घाटा है। अगर ये डीएमके और एनसीपी एब्सटेन भी कर जाए तब भी 11 सांसदों का घाटा रहेगा। 11 सांसदों का घाटा रहेगा, और आप लोग तो बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। देखिए रूपिका जी, सबसे पहली बात मुझे लगता है कि इतनी जानकारी होनी चाहिए। सरकार ने जो लेजिस्लेटिव बिल पारित होने उसकी जो सूची जारी करी है उसमें कोई संविधान संशोधन है ही नहीं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, वो तो वैसे ही पारित हो जाएंगे। तो अगर आप आज मॉनसून सत्र के पहले दिन पे कहें कि कोई भी बिल पारित नहीं होगा, मुझे लगता है कि ये दिखाता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर के हमारी सीरियसनेस क्या है। ये पहली बात। दूसरी बात, सदन का मॉनसून सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र है और इस सत्र के अंदर बहुत सी विशेष चर्चाएं होनी है। कई ऑर्डिनेंसेस जो थे वो पारित होने हैं, हमारे सांसद फिर से मिल रहे हैं, कई चीजों पर मंथन होना है। आज पहले दिन हम एक अच्छी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। पर वो ये कह रहे हैं सकारात्मक कहाँ है? आपने तो तोड़फोड़ की राजनीति की, जो आपको नहीं मिल रहे थे नंबर्स, वो नंबर्स आपने कभी पश्चिम बंगाल से जुटाने की कोशिश की, कभी वहां साउथ से जुटाने की कोशिश की, महाराष्ट्र का भी आपने रुख किया, उसके बावजूद भी 11-12 कम पड़ रहे हैं। नहीं, साउथ से जुटाने की कोशिश करी का क्या अर्थ हो सकता है रूपिका जी? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर अगर हम कोई बिल लेकर के आ रहे हैं तो हम तो सभी पार्टियों को आह्वान करेंगे आप साथ दीजिए। डिलिमिटेशन का बिल है, ये राष्ट्रीय हित का बिल है, हमारे लिए थोड़ी है। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है शुभ रास्ता। डीएमके कहती है हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। ये सकारात्मक विपक्ष क्या होता है? विपक्ष नहीं है जो सड़कों पर
बिना क्लैरिटी के उतरा हुआ हो। विपक्ष की मैं बात कर रही हूँ, मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही। आज विपक्ष जो सड़कों पर उतरा हुआ है, आप उससे पूछ लीजिए ना। मैं तो सुबह से बोल रही हूँ, पिछले 1 सप्ताह से बोल रही हूँ। एक एक पेज का डॉक्यूमेंट दे दे कि भाई राम मंदिर मुद्दे पे हम चाहते हैं कि नया ट्रस्ट जो गठित हो, हालांकि उसका सरकार से लेना देना नहीं है, फिर भी हम इंडिपेंडेंट हिंदुओं की आवाज बनते हुए कहते हैं कि भाई ये 4-5 चीजें हो, ट्रस्ट इस तरीके से संचालित होकर के चले। वो डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है। मैं आज इनसे पूछ लूं कि पेपर लीक के मामले में वो 4 कौन से बड़े रिफॉर्म्स चाहते हैं जो विपक्ष लाना चाहती है, इनके पास जवाब नहीं है। मैं ये भी उनसे आह्वान करती हूँ कहने का कि जो ब्यूरोक्रेट्स या जो भी वेंडर्स या जो कंसल्टेंट्स इसमें लिप्त पाए गए, उनके साथ भूतो न भविष्यति कभी ये सौदा नहीं करेंगे, कभी उनके साथ कोई भी किसी भी तरीके का बिजनेस डील नहीं करेंगे। वो बात भी कहने को विपक्ष तैयार नहीं है। मैं किस बात पे विपक्ष की मैं बात मानूं? कहां से वो सकारात्मक विपक्ष है? मैं डीएमके के साथ हूं। बिल्कुल सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, होमवर्क करना चाहिए। आजकल तो चैट जीपीटी, क्लॉड, पता नहीं कितने ही एआई एप्स हैं, वही उन्हीं पे डाल करके सारे बिल्स को डाले, एक मसौदा तैयार करें, लोगों के बीच आए, स्वस्थ बहस करें। अनमोल, मतलब सकारात्मक विपक्ष क्या है? मुद्दे कौन से हैं? मुद्दे हैं तो उसका ब्लूप्रिंट क्या है? एक विपक्ष है जो कहता है कि हम यहाँ संसद में मुद्दा उठाएंगे राम मंदिर का। एक आपने वहां पर एक अलग विपक्ष खड़ा कर दिया है कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर। कॉकरोच जनता पार्टी स्टूडेंट का आंदोलन था, लेकिन वहां पर तमाम विपक्षी पार्टियां एक एक करके हाजिरी लगा रही है, और सबसे ज्यादा अगर वहां मौजूदगी दिखाई दे रही है तो आम आदमी पार्टी की। और विपक्ष तो जो आपके विरोधी है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये तो आप ही का मुखौटा कोई और है, लेकिन पीछे से काम आप ही कर रहे हैं। देखिए रूबिका जी, लोकतंत्र की असली जीत ये नहीं होती कि सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा हो, सरकार जो बिल पास कराना चाहे वो करा ले। लोकतंत्र की असली जीत है कि जनता की आवाज सुनी जाए, समाज के हर वर्ग की आवाज सुनी जाए। ऐसा ना हो कि किसान चीखते चीखते मर जाएं, 1000 किसानों को शहादत देनी पड़े लेकिन उनकी सरकार सुध ना ले। ऐसा ना हो जो आज दिल्ली की सड़कों पे इतिहास लिखा जा रहा है, जो देश के हजारों युवा इस चीज से परेशान है कि पिछले 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए और सरकार जो है जवाबदेही तय करने को तैयार नहीं है। सरकार जो है धर्मेंद्र प्रधान को हटाने को तैयार नहीं है। सरकार जो है ये आश्वासन देने को तैयार नहीं है कि आप पढ़िए लिखिए। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार जो लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें भरोसा दिलाने को तैयार नहीं है कि आपका भविष्य हम बर्बाद नहीं करेंगे जैसे पिछले 12 साल से हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर कि जहां जहां इस सरकार की, खासकर एजुकेशन मिनिस्टर की और मिनिस्ट्री की विफलता रही है, उस पर आवाज बुलंद करना न सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है बल्कि हमारी मीडिया की भी जिम्मेदारी है। पर मैं कह रही हूँ एक विपक्ष के नाते वो ब्लूप्रिंट क्या है और क्यों सीजेपी नाम के किसी प्रोटेस्ट का लोगों को विश्वास करना पड़ता है, तो सारी विपक्षी पार्टियां कहां चलेगी? या फिर ये कहिए कि आपका जो वॉइड था वो कहीं ना कहीं सीजेपी फिल करती हुई नजर आ रही है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो 24 साल के युवाओं से मुखातिब होंगे। अरे भाई 24 साल के युवाओं से तुम्हें मुखातिब होना था तो 25 युवा मरने क्यों दिए? सुसाइड क्यों करने दिया उन्हें? 30 दिन से जब ये धरने पे बैठे हैं, आते और कहते, आश्वासन देते कि देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि पेपर लीक नहीं होंगे, मैं हटाऊंगा धर्मेंद्र प्रधान को। और रही प्लीज मेरी बात सुनिए अनमोल जी, सुनिए ना। ये धरना प्रदर्शन जो है वो तो आपकी सरकारों ने, आपके टाइम पर भी हमने देखा है ना, वही हाथ खड़े करते हुए मनीष सिसोदिया हमें तब भी दिखाई दिए। सुनिए ना सर, वही अन्ना हजारे ऐसे ही अनशन पर बैठे थे, याद है ना आपको? आप लोगों ने क्या कहा था? आप लोगों ने कहा था एक बार हमको सिस्टम में आने दीजिए, सब बदल कर रख देंगे। आपको सिस्टम में लेकर आए, क्या मिला? आरोप है शीश महल मिला। क्या मिला? वो एक्साइज ड्यूटी, वो शराब नीति, पता नहीं क्या क्या मिल गई। अगर आपको इतना ही भरोसा है और आप ये सोचते हैं कि आप सिस्टम को आज भी बदल सकते हैं, प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े रहना चाहिए, तो वांगचुक साहब को बना दीजिए ना आप वहां बंगाल में एजुकेशन मिनिस्टर। प्लीज गो अहेड, व्हाई यू नॉट डूइंग इट? महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या युवा, हाँ नहीं, मैं एक बार मैं जवाब दे रहा हूँ। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आंदोलन की जरूरत ही क्यों पड़ी? युवाओं को शौक है क्या कि वो इतनी गर्मी में, चिलचिलाती धूप में 20-20 दिन से अनशन पे बैठेंगे? वो सड़कों पे धक्के खाएंगे जहां उन्हें विद्यालय में होना चाहिए, जहां उन्हें अपने पेपर की तैयारी करनी चाहिए। वो संसद तक मार्च करेंगे केवल इसलिए कि ये गूंगी, बहरी और अंधी सरकार उन्हें सुन ले। और ये बताएं ना,
12 साल में जो भी पेपर लीक हुए हैं सब में भाजपा के नेताओं के नाम क्यों आते हैं? राजशेखर रेड्डी का नाम है, भाजपा का नेता। बेदीराम सांसद, इनके घटक दल का साथी, जो कहता है वो पेपर लीक माफिया का जो है मुखिया है। उसके बाद सुनील चौहान, once again, I do not disagree with you. मैं आपसे, अनमोल भाई सुनिए, I do not disagree with you. यहाँ मैं डिसएग्री कर ही नहीं रही हूँ।